हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक बी हाइव का लेसन नंबर 10 काठमांडू, जिसके राइटर हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने बहुत ट्रैवल किया, वो बहुत जगह घूमे और उन्होंने अपनी ट्रैवल्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। और ये चैप्टर लिया गया है उन्हीं की एक बुक, उन्हीं के एक ट्रैवलॉग्स हेवन लेक से, जिसमें उन्होंने लिखा अपनी जर्नी के बारे में चाइना से वापस इंडिया, और रास्ते में वो गए तिब्बत और नेपाल। तो ये जो चैप्टर है काठमांडू, ये लिखा गया है नेपाल के बारे में। उन्होंने जो वक्त नेपाल में बिताया, काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल सिटी है वहाँ बिताया, उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने इस चैप्टर में शेयर किया। मेजरली इसमें बात करेंगे दो टेम्पल्स के बारे में, जो एक है हिंदू टेम्पल जिसका नाम है पशुपतिनाथ, और एक है बोधनाथ स्तूपा जो कि है एक बुद्धिस्ट टेम्पल। तो इन दोनों ही श्राइन्स के बारे में बात करेंगे। एक का महत्व है हिंदुओं के लिए और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट श्राइन है बुद्धिस्ट लोगों की। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में। ये जो मंदिर है, इस मंदिर की हिंदुओं में बहुत मान्यता है, और इनफैक्ट इस मंदिर में कोई भी ऐसा इंसान जो हिंदू नहीं है वो जा नहीं सकता, उसकी एंट्री बैन है। तो जब विक्रम सेठ जो ऑथर हैं वो गए वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि कुछ फॉरेनर्स वहाँ उस टेम्पल में जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ खड़े हुए एक सिक्योरिटी गार्ड ने, एक पुलिस ऑफिसर ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि वो हिंदू नहीं थे। और वो जो फॉरेनर्स थे उन्होंने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की उस पुलिस इंस्पेक्टर को कि वो हिंदू ही हैं, बट जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर ने उनका यकीन नहीं किया और उनको जाने नहीं दिया। और तभी नरेटर ने देखा कि एक नेपाल की एक प्रिंसेस, एक रॉयल प्रिंसेस वहाँ आई पूजा करने के लिए। तो उनको एक वीआईपी की तरह अंदर लाया गया और सबसे पहले उनको अंदर ले जाया गया पूजा करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी वीआईपी कल्चर भी था वहाँ। ऐसा नहीं था कि सब लोग एक बराबर होंगे भगवान के मंदिर में। वीआईपीज़ को अलग ट्रीटमेंट दी जाती थी और कॉमन पीपल को एक अलग तरह की ट्रीटमेंट दी जाती थी। फिर नरेटर ने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और एक केओस था, एक सब कुछ भी मैनेज्ड या ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धक्के दे रहे थे, अपनी वेट का अपनी पूजा करने के लिए, अपनी टर्न का वो इंतज़ार कर रहे थे, और इसी बीच एक दूसरे को धक्के दे रहे थे खुद आगे बढ़ने के लिए, और जो पुजारी था, जो प्रीस्ट था, उसकी अटेंशन पाने के लिए, ताकि वो उनकी पूजा जल्दी करवा दे। और नरेटर ने देखा कि बहुत सारे जानवर यहाँ वहाँ घूम रहे थे, गाय वगैरह घूम रही थी, कुत्ते डॉग्स बाग कर रहे थे, और जो मंकीज़ थे वो आपस में लड़ रहे थे, और एक मंकी तो जाके शिवलिंग पे भी जा बैठा। तो इस तरह का कुछ माहौल था उस मंदिर में। और जो बाकी के भी जो लोग थे, जो अपनी चीज़ें बेचने वाले वेंडर्स थे, वो चिल्ला चिल्ला के अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे थे, और जो हॉकर्स वगैरह थे वो भी वहाँ अपनी चीज़ें बेच रहे थे। सब एक तरह से एक होड़ लगी हुई थी, एक तरह से एक कंपटीशन सा था लोगों का आपस में, एक दूसरे से आगे निकलने का, एक दूसरे को पीछे छोड़ देने का। तो जो माहौल था वो काफ़ी शोर शराबे का था। यहाँ बिल्कुल भी शांति महसूस नहीं हुई विक्रम सेठ को। और यही कहा है राइटर ने कि इन सबको मिला के, चाहे वो लोग हों, चाहे वो हॉकर्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, डॉग्स, मंकीज़ या टूरिस्ट हो, सब कुछ आपस में मिलके एक तरह का कन्फ्यूजन का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो रहा था। हर जगह शोर ही शोर था, बिल्कुल भी शांति नहीं थी, जिसे ढूंढते ढूंढते राइटर यहाँ तक आए थे। और फिर उन्होंने बात की एक रिवर की, एक नदी जिसका नाम है भागमती रिवर, जो कि एक बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है नेपाल में, जो पशुपतिनाथ के साथ साथ ही बहती है। तो राइटर ने ये बताया कि जब वो उस नदी के किनारे पे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक अंतिम संस्कार हो रहा था, यानी कि एक डेड बॉडी को जलाया जा रहा था उस नदी के किनारे। क्योंकि कुछ लोगों की ये मान्यता होती है कि एक पवित्र नदी के किनारे जब किसी की बॉडी को जलाया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जाहिर सी बात है, लोग इस वक्त ये भूल जाते हैं कि नदी का पानी कितना पोल्यूट होता है इन चीज़ों से। और फिर राइटर ने ये भी देखा कि बहुत सारी जो विमेन थी, जो औरतें थी, वहाँ बैठ के अपने कपड़े धो रही थी और छोटे बच्चे उस नदी में नहा रहे थे।
और मंदिर में चढ़ने वाली जितनी भी ऑफरिंग्स हैं, जो पुरानी ऑफरिंग्स हैं जैसे फूल, मालाएं वगैरह, जब सफाई होती है मंदिर की तो पुरानी चीज़ें, सूखे हुए फूल या जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी नदी के पानी में फेंक दी जाती हैं, बहा दी जाती हैं। तो इससे भी काफ़ी पोल्यूट होती है ये रिवर। तो यहाँ पे एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन सा दिखाया गया है राइटर ने कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि ये नदी बहुत ही पवित्र है और दूसरी तरफ उसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए यानी उसकी साफ़ सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद एक और चीज़ के बारे में राइटर ने बात करी। उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक श्राइन है यानी कि एक पूजा करने का एक और स्थान है। वहाँ लोगों की ऐसी मान्यता, वो जो श्राइन है वो आधी पानी के अंदर जा चुकी है और आधी बाहर है, और लोगों का ये मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये डूब जाएगी पानी में, तब जो देवी हैं, जो गॉडेस हैं, जो श्राइन के अंदर हैं, वो बाहर निकलेंगी और कलयुग का, इस बुरे समय का, एक ईवल पीरियड का एंड हो जाएगा, तब कलयुग ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद राइटर गए बौद्धनाथ स्तूपा पे, जो एक बुद्धिस्ट श्राइन है। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा वाइट डोम था और उसके आसपास एक बड़ी सी रोड थी जिस पे लोग जिसकी परिक्रमा करके, जिसका चक्कर काट के लोग अपनी पूजा को पूरा करते थे। और यहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल ही अलग था पशुपतिनाथ टेम्पल से। वहाँ जहाँ इतना शोर शराबा था और दूसरी तरफ यहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति, पीस और एक तरह से क्वाइटनेस का माहौल था, बिल्कुल भी शोर नहीं था। एक प्योर सा, एक सेरेनिटी का एटमॉस्फेयर था यहाँ, जहाँ आके राइटर को बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा बाहर निकल के वहाँ छोटी छोटी शॉप्स थी, तिब्बतन लोगों ने जो शॉप्स बनाई हुई थी उनकी वहाँ पे शॉप्स थी, और वो भी बिल्कुल चिल्ला नहीं रहे थे अपना सामान बेचने के लिए, बहुत ही शांति से अपनी शॉप्स में थे और बड़े ही शांति से टूरिस्ट को अपना सामान बेच रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग माहौल था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे कि कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द टेम्पल एंड द स्तूपा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइटर ने ये भी बताया कि बिल्कुल भी भीड़ भी नहीं थी, बहुत कम लोग थे यहाँ पे, और ऐसा लगा कि जैसे ये एक घर हो शांति का, क्वाइटनेस का। HAVEN, हेवन मीन्स एक तरह का घर। और जो बाहर की स्ट्रीट्स थी वो काफ़ी बिजी थी, पर इस स्तूपा के आसपास का जो एरिया था वो काफ़ी शांत था। फिर जो राइटर थे वो घूमे काठमांडू में और इसकी गलियों में, और उन्होंने बताया कि ये एक काफ़ी विविड, एक काफ़ी कलरफुल सिटी है, काफ़ी रिलीजियस भी है, बहुत पिलग्रिम्स भी आते हैं यहाँ, और मर्सिनरी यानी फोकसिंग ऑन अर्निंग मनी। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री भी काफ़ी वाइड है काठमांडू की। फिर वो गए भीड़ी भीड़ी गलियों में जहाँ पे बहुत ही शोर शराबा था, रेडियोज़ बज रहे थे रोड पे, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, कार्स के हॉर्न्स बज रहे थे, बाइसिकल्स की बेल्स बज रही थी, जो काउज़ वगैरह थी, जो एनिमल्स थे वो सड़क पे घूम रहे थे और बहुत भीड़ में भी और शोर में भी इजाफा कर रहे थे। तभी उन्होंने बात की एक फ्लूट सेलर की, एक बांसुरी बेचने वाला, जो एक होटल के पास एक सड़क पे एक किनारे पे खड़ा था, और जिसने ग्रैब की राइटर की अटेंशन, क्योंकि जो उसका स्टाइल था वो बहुत अलग था। जहाँ दूसरे वेंडर्स चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज़ कर रहे थे, उनको बेचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं ये फ्लूट सेलर उनसे बिल्कुल अलग था। ये ना तो चिल्ला रहा था और ना ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, और ना ही ये कह रहा था कि मेरी बांसुरियाँ ख़रीद लो। वो बस चुपचाप वहाँ खड़ा था बहुत शांति से, और बीच बीच में वो अपनी बांसुरियों में से एक बांसुरी निकाल के, एक फ्लूट बजा के निकाल के उसे बजाता था और फिर रुक जाता था। फिर कुछ देर बाद इसी तरीके से वो फ्लूट बजाता था और फिर से चुप हो जाता था। तो ये उसका स्टाइल, ये उसका टेम्परामेंट राइटर को बहुत ही पसंद आया, और राइटर कहते हैं कि उसके पास बहुत सारी फ्लूट्स थी और एक मोटी सी स्टिक पे उन्होंने उन सब फ्लूट्स को बांधा हुआ था, बट वो बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रहे थे उनको बेचने के लिए, वो बहुत ही शांत थे, बहुत ही क्वाइट थे। और नरेटर ने ये भी कहा कि वो मेस्मराइज हो गए, वो काफ़ी खुश हुए उस फ्लूट का म्यूज़िक सुन के।
फिर जब उन्होंने फ्लूट को देखा तो नरेटर ने एक और बात यहाँ की। उन्होंने कहा कि जो फ्लूट है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और दुनिया के हर कल्चर में ये पाई जाती है। हालांकि अलग अलग नेशंस में, अलग अलग देशों में फ्लूट को अलग नाम दिए गए हैं। जैसे इंडिया में इसे कहा जाता है बांसुरी, इंग्लिश में कहते हैं फ्लूट, वैसे ही चाइनीज़ में कुछ और अलग अलग भाषाओं में कुछ कुछ और नाम दिया गया है, बट इनके फीचर्स लगभग सेम है। हालांकि सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस भी है, बट हर कल्चर में फ्लूट का एक यूनिक स्थान है, एक जगह दी गई है फ्लूट को। और ये जो इसका म्यूज़िक है ये राइटर को भी बहुत पसंद है और वो कहते हैं कि ये दिमाग पे एक बहुत प्रभाव छोड़ने वाला म्यूज़िक है और काफ़ी शांति देता है। अब नरेटर को अपने घर से निकले घूमते घूमते काफ़ी लंबा वक्त जा चुका था। वो चाइना भी गए, फिर तिब्बत गए और अब नेपाल आए थे। अब उन्हें अपने घर की यानी इंडिया की याद आने लगी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। हालांकि पहले उन्होंने सोचा था कि वो रोड के रास्ते से या तो रिवर के रास्ते से इंडिया आएंगे ताकि रास्ते में बहुत कुछ देख सकें, अपने और ज़्यादा ट्रैवल कर सकें। बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और घर को याद कर रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सीधा प्लेन से नेपाल से डायरेक्ट इंडिया आएंगे और ऐसा ही उन्होंने किया। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान था। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड की है, आप वो ज़रूर सुने। उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम्स में आंसर्स लिखने में। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।